बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ मच गई है। काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई है। हादसे में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, कई घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। तो तस्वीरें देखिए, कितने सैकड़ों की तादाद में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। जैसे ही भगदड़ मची, कई लोग बेहोश हो गए, कई औरतें बेहोश हो गई हैं बताया जा रहा है। 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई है इस स्टैम्पीड में। जब भगदड़ मची तब चीख पुकार मच गई। आप सुन सकते हैं किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बढ़ते आगे, टीवी9 के पास दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि फेफड़ों की फटने से हुई है। मामलों में अब तक कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट देखिए। दुलार चंद यादव मामले की तफ्तीश में कई परतें खुल रही हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है। इस रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगने से नहीं, फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पैनल का दावा है कि दुलार चंद के पैर में गोली लगी थी। उनके शरीर पर जख्म के और भी निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम पैनल में शामिल डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि गोली दुलार चंद यादव के पैर के आर पार हो गई थी, इससे मौत नहीं हो सकती। गोली लगने नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास दुख नहीं है। वो जान एंकल जॉइंट पे लगी है सर, तो क्या उससे मौत नहीं होती? नहीं, उससे नहीं। वहीं दुलार चंद यादव की हत्या मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों के है। आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। तो बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सियासी उबाल है। विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले में बिहार सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग इस पे पहल करके और अपनी विश्वास, जिन पर पूरे देश विश्वास करता है, उस विश्वास कैसे बढ़े, इस पे जिसे अमल करने की जरूरत हो कि आज ये घटना ऐसी ना हो पूरे देश में, इस पे अमल करने की जरूरत है। जैसे देखिए, सबसे बड़ी अभी चुनाव आयोग है और उनके नेतृत्व में चुनाव होती है और पूरे देश चुनाव आयोग पे विश्वास करता है। बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता के लिए काम किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। सुनिए बिहार के सीएम ने और क्या क्या बातें कही। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है।
बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। और सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह बारिश के बावजूद चुनाव प्रचार में जुटी है। उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और विकास को मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि चुनौतियां राजनीति का हिस्सा है। बारिश के बीच प्रहार, हाथ में छाता और गलियों में जनसंपर्क करती बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह की तस्वीर खास है। जमुई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के बीच बारिश बाधा बन रही, लेकिन श्रेयसी सिंह के चुनाव प्रचार पर बारिश ब्रेक नहीं लगा पाई। वो हाथ में छाता लेकर जनता के बीच नजर आई। उन्होंने कहा कि राजनीति और आसान दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। जनता के बीच हमेशा से उन्होंने काम किया है। ऐसे भी आप राजनीतिक फैमिली से आती हैं, राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझ रही होंगी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार की राजनीति थोड़ी अलग है, या फिर आसान है, या फिर मुश्किल है? देखिए, राजनीति और शब्द आसान कभी एक साथ अच्छे से नहीं जाते। जैसा हमने कहा कि राजनीति की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का डट के सामना करना पड़ता है। हमारा एक बड़ा परिवार है, जो हो सकता है कि खून के संबंध से नहीं, लेकिन स्नेह और प्रेम के संबंध से ज़रूर बहुत बड़ा एक परिवार है। और उस परिवार का जो प्यार और आशीर्वाद रहता है, वो एक शक्ति बन के उभरता है कि आने वाली कोई भी चुनौती हो, उसका सामना हम डट कर सकें। इधर बिहार के चिरैया में आरजेडी के बागी नेता अच्छेलाल प्रसाद यादव का अनोखा स्वागत हुआ। उन्हें 111 लीटर दूध से नहलाया गया। आप देखिए, दूध से भरा मग उड़ेला जा रहा है। दूध की मानो नदी बहा दी गई। लीजिए, पूरा डब्बा ही उड़ेल दिया। ये तस्वीरें बिहार के चिरैया विधानसभा क्षेत्र की। निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव के समर्थकों ने 111 लीटर दूध से नहलाया। इस दौरान उनके समर्थकों में उत्साह भी नजर आया। उन्हें कुर्सी पर बैठाकर पहले धीरे धीरे दूध उन पर डाला गया। उनका एक समर्थक डिब्बे में भर भर कर दूध डालता रहा। फिर उनके समर्थकों ने दूध से भरा पूरा डब ही उड़ेल दिया। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उनके समर्थकों ने टब और बाल्टी में दूध लाकर अच्छेलाल यादव को स्नान कराया। कुछ ही देर में पूरा परिसर दूध से भीग गया। इसके अलावा उन्हें लड्डू और सिक्कों से तौलकर आर्थिक सहयोग भी दिया गया। दरअसल अच्छेलाल यादव इस बार आरजेडी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। हालांकि पार्टी ने अंतिम क्षणों में पूर्व विधायक लक्ष्मी प्रसाद यादव को टिकट फाइनल कर दिया। इस फैसले से नाराज होकर अच्छेलाल यादव और उनके समर्थकों ने बगावत का रास्ता अपनाया। टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में हंगामा किया और आगजनी भी की। फोन पर धमकी मिलने के मामले में बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जिस तरह धमकी दी गई, उससे ये साफ हो गया है कि सनातन विरोधी ताकतें कितनी सक्रिय हो चुकी हैं। जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी, उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज़ देश के लिए उठी, सनातन के लिए उठी, विकास के लिए उठी। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है ये। मोदी जी की आवाज़ को नहीं दबा सकते, हम उनकी सेना हैं। धमकी देने वाले को ये जवाब है बीजेपी सांसद रवि किशन का। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी की सेना हैं और हमारी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। इससे पहले उनके निजी सचिव शिवम द्विवेदी के फोन पर बिहार के आरा से किसी शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो? हाँ या ना बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा, लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में स्कूली छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके करियर और आगे की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तस्वीरें संसद परिसर की हैं। राहुल गांधी ने संसद परिसर में स्कूली छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से हाथ मिलाया और उनके भविष्य के बारे में बात की। राहुल गांधी ने छात्रों से आगे की रणनीति पर चर्चा की। How's it going? Very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. What are you planning to do when you grow up? Maybe doctor. Good. Nice. I'm happy to see you so far. छात्रों से हाथ मिलाने के बाद राहुल गांधी खुद छात्रों के बीच बैठ गए और उनसे और भी बातें की। What music? Classical. Indian
राहुल ने छात्रों से मिलकर कहा कि आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा आप में से कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कई जज बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इसी दौरान एक छात्रा को बर्थडे विश भी किया। हैप्पी बर्थडे टू नवप्रीत, ऑल द बेस्ट फॉर अ ग्रेट 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 फ्यूचर। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के मशाल जुलूस से एक बार फिर से माहौल गर्मा गया। हाथों में भगवा ध्वज लेकर एबीवीपी के सदस्यों ने जेएनयू परिसर में शक्ति प्रदर्शन किया। आप देखिए। तस्वीरें दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू में मशाल यात्रा निकाली। ये मशाल जुलूस जेएनयू के गंगा ढाबे से निकालकर चंद्रभागा छात्रावास तक गया। इस मशाल जुलूस में जेएनयू के अलग अलग विभागों से सैकड़ों छात्र शामिल हुए। इस मशाल जुलूस के जरिए जेएनयू में एबीवीपी ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। मशालों की रोशनी में भारत माता की जय के नारे लगाए। एबीवीपी के सदस्य हाथों में भगवा ध्वज पकड़े हुए थे। बड़े बड़े भगवा झंडों को हवा में लहराया गया। इस दौरान नारेबाजी से पूरा जेएनयू परिसर गूंज उठा। एबीवीपी के सदस्यों का जोश बड़ा संदेश देने वाला था। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने दावा किया कि अब जेएनयू में राष्ट्रवादी विचारधारा जड़ें जमा रही हैं। इस जुलूस में शामिल छात्रों की संख्या बता रही है कि अब जेएनयू में वैचारिक बदलाव आ रहा है। एबीवीपी के छात्र नेताओं का कहना है कि इस मशाल यात्रा में उमड़े हुजूम से पता चल रहा है कि जेएनयू से लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है और एबीवीपी का वर्चस्व बढ़ने लगा है। बरेली से खबर है। बरेली में एक रिटायर्ड डॉक्टर की पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। हालांकि डॉक्टर की जान बच गई। पीड़ित डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और सौरभ नाम का शख्स उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। आरोप है कि उन्हें बेहोश करने के बाद उनकी पत्नी और सौरभ ने घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। इसके बाद दोनों ने उन्हें दूसरे कमरे में ले जाकर मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर के गले में रस्सी डाल दी गई और हथौड़े से हमला किया गया। इसके बाद उनकी चेकबुक और बैंक पासबुक भी अपने कब्जे में ले ली गई। आरोप ये भी है कि सौरभ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद उन्होंने मेरे जो पहले बहुत टॉर्चर करा, जिससे कि मैं किसी चीज़ को ना नहीं कह पाऊँ। टॉर्चर करने का तरीका चाकू था, उसको मेरे छाती पे रखे रहे और हथौड़ी एक छोटी सी थी, उससे मुझे मारते रहे मांस वाली जगह पे, जिससे कि कोई वो ना बने, केवल पेन हो। पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी और उसके कथित प्रेमी सौरभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभियुक्त सौरभ की तलाश की जा रही है। और यूपी के लखनऊ में सड़क पर सरेआम मारपीट की गई है। पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो भी अब वायरल है। मारपीट, हंगामा और हुड़दंग की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां अलीगंज इलाके में दबंगों का आतंक देखने को मिला। मामला अलीगंज थाने के पुरनिया पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है, जहां शराब के नशे में एक दूसरे से जमकर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान कई लोगों को चोटें आई। घटना में हैरान कर देने वाली बात यह रही कि मारपीट और हंगामा पुलिस कर्मियों के सामने होता रहा और सारे पुलिसकर्मी तमाशबीन बने ये सब कुछ देखते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बीच सड़क पर दबंग लात घूंसे चला रहे। आरोप है कि दो लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद हुई बहस मारपीट और हंगामे में बदल गई। वीडियो में नजर आ रहा है एक शख्स ने दूसरे को बीच सड़क पर पटक दी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी शांति भंग करने का अधिकार नहीं है। मामले के अभियुक्तों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इधर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अशोक प्रधान गैंग के मेंबर रोहित लांबा पर फायरिंग के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। मामले के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए आप रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये बदमाश दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में हुई फायरिंग मामले के अभियुक्त हैं। इन्हें उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार किया गया है। द्वारका एटीएस और नारकोटिक्स के जॉइंट ऑपरेशन में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद ये बदमाश गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ और नवीन बाली के दिए निर्देशों के मुताबिक उत्तराखंड के मसूरी गए थे। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी उनके कब्जे से बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाश सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए हिमांशु उर्फ भाऊ के संपर्क में आए थे। 28 अक्टूबर की रात नजफगढ़ इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को खत्म करने के इरादे से कई राउंड फायरिंग की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था।
जिसमें कई बदमाश भागते हुए भी दिखे थे, जिसके बाद से ही पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी थीं। पूछताछ के दौरान पता चला कि दीपक पहले भी चोरी और डकैती के कई मामलों में शामिल रहा है और झज्जर जेल में न्यायिक हिरासत में चल रहा था। जेल में शिकायतकर्ता रोहित लांबा और दीपक के बीच झगड़ा हुआ था। यूपी के उन्नाव में दबंगों ने एक होटल मालिक को बेरहमी से पीटा। करीब 8 हमलावरों ने होटल से खींचकर इस शख्स की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। शख्स की बेरहमी से पिटाई, लाठी डंडों से जानलेवा हमला, 8 हमलावरों ने लात घूंसों से पीटा। ढाबा मालिक को मार मार कर अधमरा किया। ये वीडियो यूपी के उन्नाव का है, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में इन हमलावरों ने ढाबा मालिक को लाठी डंडे और गैस सिलेंडर से पीटा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक ढाबा संचालक को खींचकर बाहर निकाल रहा है। इतने में दूसरा युवक उसके सिर पर लाठी से जोरदार प्रहार करता है। दबंगों को देख ढाबा संचालक अंदर घुस जाता है, लेकिन दबंग युवकों का ग्रुप उसके पीछे पीछे ढाबे में लाठी डंडे लेकर घुस जाते हैं। करीब 15 मिनट तक इन दबंगों ने ढाबे के अंदर होटल मालिक की पिटाई की। उस पर न सिर्फ लाठियां बरसाई गई, बल्कि ढाबे में रखे सिलेंडर को उस पर दे मारा। मारपीट करने वाले सभी युवक स्थानीय हैं, जो इस बात से खफा थे कि ढाबा मालिक ने उन्हें ठेके से खरीदी गई शराब को ढाबे में पीने से मना कर दिया था। हैरानी की बात है कि ढाबा मालिक को पीटने में युवकों के साथ एक महिला शामिल थी। इस मारपीट में ढाबा मालिक को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात एमपी की। क्रेन में बैठे सतना के सांसद गणेश सिंह को झटका लगा तो वो ऑपरेटर पर भड़क गए। सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। माल्यार्पण के वक्त फंस गई क्रेन। इस घटना से भड़के सांसद गणेश सिंह। क्रेन हवा में अटकी तो गुस्से में आए सांसद सबके सामने क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ दिया। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतना का है। सतना में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही थी। सांसद गणेश सिंह अपने समर्थकों के साथ सेमरिया चौक पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया। सतना में रन फॉर यूनिटी रैली निकाली गई थी। इसी दौरान सांसद को नगर निगम की हाइड्रोलिक मशीन से प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन इसी समय नीचे आते वक्त हाइड्रोलिक मशीन फंस गई। इसमें सांसद गणेश सिंह सवार थे। हालांकि ऑपरेटर राजेश कुशवाहा ने मशीन को नीचे लाने की खूब कोशिश की, लेकिन इस दौरान सांसद को झटका लगा और वो गिरते गिरते बच गए। फिर क्या था, सांसद जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मशीन ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि मामला सत्ताधारी सांसद से जुड़ा है। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आरएसएस का पलटवार सामने आया है। पहले भी 3 बार आरएसएस को बैन करने की कोशिश की गई। बैन करने के लिए वजह होनी चाहिए। आरएसएस की तरफ से यह बयान दिया गया है, जो खड़गे की तरफ से बयान दिया गया उस पर पलटवार है। किसी की इच्छा से पाबंदी नहीं, ये होसबाले की तरफ से कहा गया। खड़गे ने दरअसल आरएसएस पर बैन की मांग की थी और इसी पर आरएसएस की तरफ से ये जवाब और होसबाले की तरफ से ये पलटवार किया गया। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया था ना, वो मुझे लगता है पहले के अनुभव से थोड़ा सीखना चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहे हैं और पहले उन्होंने अभी बैन करना चाहिए ऐसे कहने वाले एक प्रमुख नेता पहले उन्होंने 3 बार प्रयत्न भी किए थे। उसको समाज ने क्या कहा, न्यायालय ने क्या कहा, क्या मिला उससे, और ये सब होने के बाद भी संघ का कार्य आगे बढ़ता गया। और बैन करना चाहिए ना, उसका कोई कारण हो चाहिए। मुझे इच्छा हो गई इसलिए बैन करना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। भारत के सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, संस्कृति के लिए, विकास के लिए काम करने वाले एक संगठन, उसको बैन करने वाला चाहिए ऐसे कोई एक राजनेता कहते हैं तो उसका कारण बताना चाहिए। ऐसा है तो वो संबंधित उसमें कारण बताकर प्रयत्न करके देखें। पहले भी किया है उन्होंने, क्या निकला? समाज ने तो संघ को स्वीकार किया है और सरकार के व्यवस्था ने भी उस सभी बैन को गलत सिद्ध करके फैसला दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे कहने वाले नेता पहले के अनुभव से पाठ सीखना चाहिए। तो आरएसएस के सरकारवाद दत्तात्रेय होसबाले को आप सुन रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो बैन करने की बात कही गई थी आरएसएस को लेकर, जो बयान दिया गया था, उसको लेकर होसबाले की तरफ से यह पलटवार किया गया और कहा कि इससे पहले भी 3 बार ऐसी कोशिशें हुई है और कोई वजह तो होनी चाहिए। यह सीधा सवाल दत्तात्रेय होसबाले पूछते हुए नजर आए। और बात यूपी के मऊ की करते हैं, जहां साइकिल सवार महिला हादसे का शिकार हो गई। इस महिला को गंभीर चोटें आई हैं। बाइक सवार युवक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। पूरी खबर देखिए। बीच सड़क पर रफ्तार का कहर, साइकिल सवार महिला को बाइक ने मारी टक्कर। सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। ये खौफनाक तस्वीरें यूपी के मऊ से सामने आई हैं, जहां साइकिल सवार युवती को सड़क पार करना भारी पड़ा। देखिए इन तस्वीरों को। साइकिल सवार युवती जैसे ही सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश में थी, डिवाइडर के पास पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक की उससे जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साइकिल सवार युवती हवा में कई फीट उछल गई और दूर जाकर सड़क पर गिरी। उसकी साइकिल चकनाचूर हो गई। वो हादसे की वजह से बेहोश हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस बाइक सवार लापरवाही से यह हादसा हुआ, उसने रुक कर युवती की सुध लेने की भी कोशिश नहीं की। अभियुक्त भीड़ को अपनी ओर आता देख तेजी से फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ही युवती को अस्पताल पहुंचाया। सिर में चोट लगने से युवती की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार दोनों युवकों की तलाश में जुटी है। यूपी के नोएडा से खबर है, यहां पर कार की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और इस हादसे का जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। आप देखिएगा। कार डिवाइडर की लापरवाही से हुआ हादसा। तेजी से कार को किया रिवर्स। 4 साल के बच्चे पर चढ़ाई कार। बाल बाल बचे 2 और बच्चे। यूपी के नोएडा से सामने आया हादसे का ये वीडियो विचलित करने वाला है। देखिए कैसे कार ड्राइवर की घोर लापरवाही की वजह से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। तस्वीरों में देखिए, ये कार तेजी से बैक हुई तो पीछे सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तेजी से बैक हो रही ये कार एक बच्चे पर चढ़ गई। इस हादसे में अपने घर के सामने खेल रहे 4 साल का बच्चा कार के नीचे आ गया। फिर भी कार ड्राइवर की रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि वो तेजी से पीछे आ रहा था और एक घर की बाउंड्री में जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के पीछे का हिस्सा डैमेज हो गया। हालांकि इस दौरान वहां खड़े 2 और बच्चे बाल बाल बच गए। हादसे के बाद मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। दौड़कर आए लोगों ने ही कार ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला। नीचे दबे बच्चे की भी सुध लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कार से कुचले जाने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के लुधियाना में एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने वारदात को जगरांव के हरी सिंह अस्पताल रोड पर अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बेट इलाके का 26 साल का कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते दूसरे गुट से झगड़ा हो गया। भिड़ंत और मारपीट के दौरान दूसरे गुट के एक युवक ने तेजपाल के सीने पर रिवॉल्वर से गोली चला दी। खून से लथपथ तेजपाल को उसके साथी गाड़ी में सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना सिटी और CIA स्टाफ के अधिकारी समेत पुलिस की टीमें वहां पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि एक सफेद स्विफ्ट कार में सवार करीब 4 हमलावरों ने तेजपाल सिंह पर गोलियां चला दी। ये आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले 2 संदिग्धों की पहचान हो गई है, जो पास के गांव के ही रहने वाले हैं। संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों ने छापेमारी शुरू कर दी है। बढ़ते आगे। वोट चोरी मुद्दे पर मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी बड़ा मोर्चा निकालने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। इसके बाद MNS चीफ राज ठाकरे दादर से लोकल ट्रेन के जरिए मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए संवाददाता शुभम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी के इस मोर्चे में खुद शामिल होने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करके चर्चगेट रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। और आप ये देखिए तस्वीरें, ये वही लोकल ट्रेन है जो दादर से वहां पर वो राज ठाकरे बैठे थे। और अब ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आप सीधे तस्वीरें देखिए कैसे उनके साथ सुरक्षा तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दिख रही है। और पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि राज ठाकरे आने वाले हैं।
तो ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए कि इस रेलवे स्टेशन पर, चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर तमाम जो यात्री हैं उन्हें भी ये बताया गया था कि और देखिए ये कुछ विदेशों से भी लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इसमें शामिल होने के लिए। और जमघट देखिए कि राज ठाकरे कैसे जो हैं यहाँ पर चर्चगेट रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और अब कुछ ही देर बाद जब ये मोर्चा शुरू होगा उसमें वो सहभाग लेंगे। महाविकास अघाड़ी के मार्च को देखते हुए पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। अहम जगहों पर जवान तैनात किए गए हैं और शहर में कई रूट्स को आज डाइवर्ट भी किया गया। आप देखिए संवाददाता शुभम पांडे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी अपने शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और शक्ति प्रदर्शन है चुनाव आयोग के खिलाफ। और ऐसे में मुंबई के मेट्रो सिनेमा हो या फैशन स्ट्रीट की बात करें, उसके आसपास जितने भी स्टेशन है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त आप चर्चगेट रेलवे स्टेशन देखिए जो मुंबई वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर पे क्या जो लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त गणेश्वर आवाड़ जी इस वक्त मौजूद है। सर, ये कैसा बंदोबस्त लगा है और कितने लोगों को तैनात किया गया है और क्या रूट बंद किया जाएगा? आज महाविकास आघाड़ी का मोर्चा है, इसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त की अरेंजमेंट की गई है। लगभग 60 के आसपास ऑफिसर्स और 400 के आसपास पुलिस कांस्टेबल हवलदार इनकी नियुक्ति की गई है। इसके साथ में ट्रैफिक ब्रांच भी है, SRPF का भी कुछ बंदोबस्त साथ में है। मोर्चा बिना किसी रुकावट के या फिर बिना किसी विघ्न के प्रॉपर करने के लिए अच्छा सा बंदोबस्त का नियोजन किया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ रास्ते आज़ाद मैदान के जुरिडिक्शन में बंद किए गए हैं, वहाँ की यातायात बंद की गई है। प्रॉपर लोगों के आने जाने के लिए वहाँ पे कुछ रास्ते प्रॉपर उनके लिए रखे गए हैं, खुले रखे गए हैं। इधर महाविकास अघाड़ी के मार्च में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के कई इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। कुछ मुखौटा लगाए दिखे तो कुछ शरीर को रंगे हुए नजर आए। देखिए संवाददाता शुभम पांडे की ये रिपोर्ट। मतयादी में हुई हेराफेरी को लेकर आज महाविकास आघाड़ी एक साथ मुंबई के फैशन स्ट्रीट से लेकर मुंबई के मेट्रो सिनेमा के पास तक भव्य मोर्चा निकालने वाले तमाम मनसे के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मत चोरी को लेकर यहाँ पर कोड़े जो है वो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ मुखौटा देखिए राज ठाकरे का लगा है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का मुखौटा होगा, क्योंकि ये दोनों भाई जो हैं जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में जो सुगबुगाहट तेज हुई थी कि महानगर पालिका चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर खासतौर पर ये देखिए मत चोर यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में जो चोरी हुई थी उसको लेकर यहाँ पर जो है पहुँचना और शुरू हो चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे, ये पालघर से आए हैं। और तुलसी जी आप बताइए कि ये क्या थीम लेकर आए हैं? मुखौटा देख रहे हैं कि राज ठाकरे जी का है, उद्धव ठाकरे जी का है, क्या थीम है? और सुबह का कितने बजे निकले? सुबह हम 7 बजे निकले पालघर से। ये थीम ऐसा है कि ये जो अभी जो चुनाव हुए विधानसभा की, जो मुख्यमंत्री के यहाँ पर विधानसभा की, ये पूरा अक्षरशः इसमें से पूरा चोरी से हुआ है, मत चोर। भारत की लगेज इंडस्ट्री की उड़ान जारी है और 2028 तक इसके 250 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। बढ़ते शहरीकरण, आय में बढ़ोतरी और ई-कॉमर्स के विस्तार ने लगेज इंडस्ट्री को बूस्ट दिया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में लगेज इंडस्ट्री का भी बड़ा योगदान है। पिछले 11 सालों में लगेज इंडस्ट्री में जबरदस्त तेजी आई है। लगेज अब आवश्यक वस्तु से ज्यादा जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 से 28 के बीच भारतीय लगेज इंडस्ट्री 12% CAGR यानी चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगी। 2024 में भारत का लगेज मार्केट 17,000 करोड़ का था, जिसके 2028 तक 26,700 करोड़ पहुँचने का अनुमान है। 2020 में कोविड के चलते लगेज इंडस्ट्री सिकुड़कर 6,000 करोड़ पर पहुंच गई थी, लेकिन 2020 से 2023 के बीच जबरदस्त वापसी करते हुए 37% CAGR की ग्रोथ दर्ज की गई। 2023 में ब्रांडेड प्लेयर्स की कुल मार्केट शेयर में हिस्सेदारी 52% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगेज इंडस्ट्री में तेजी की वजह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में वृद्धि, आय में बढ़ोतरी और ब्रांडेड प्रोडक्ट को वरीयता, GPS ट्रैकिंग, USB चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसे इनोवेशन ने आधुनिक लगेज को स्टेटस सिंबल बना दिया है।